Good morning students, myself Nisha. So in this video we have started about the organization structure, that is its functional and divisional structure. So one by one we have discussed about it, and in the last video we have discussed about the organizing and process of organizing, features and functions of organizing, importance of organizing, and informal and formal organizing. So this is also the unit number 5. So we have discussed about it. So let's start one by one. So first is meaning of ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है. It refers to that framework within which all managerial and non-managerial tasks are performed. कि ये जो है एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर जो है हमारी सारी मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल टास्क को जो है परफॉर्म किया जाता है. हमने पिछले में भी पढ़ा था मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल टास्क हमारे कौन कौन से होते हैं. मैनेजीरियल तो वो हो गए जैसे टॉप से लेके लोअर लेवल तक वो वाले सारे भी जितने उसके अंदर टास्क होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, उनको परफॉर्म किया जाता है. और नॉन मैनेजीरियल कौन से थे, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके से रिलेटेड जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं वो. सो इन्होंने क्या बोला है कि एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि another question is in these respect is whether the pattern or form or design of organization structure can be similar in all the organizations. कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है वो सिमिलर होता है हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन का. तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है बिकॉज द जो नेचर है वर्क का और जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है अपनी हर एक एंटरप्राइज का. सो देयरफॉर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो डिज़ाइन किया जाता है वो अकॉर्डेंस उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देख के एंटरप्राइज की वो तब डिज़ाइन किया जाता है. दस देयर कैन बी जो है मैनी फॉर्म्स और डिज़ाइंस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के. इन एन एंटरप्राइज में जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो वंस डिसाइडेड अंडरगोज वो तभी डिसाइड किया जाता है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है. सो इन द कंक्लूजन इट कैन बी सैड दैट ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो डज़ नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन कि उसका जो है कोई भी स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन नहीं होता विच में बी एडॉप्टेड उसको एडॉप्ट किया जाता है बाय ऑल द एंटरप्राइजेस को. ठीक है. सो ये इसका मतलब था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कि ये जो एक फ्रेमवर्क होता है हमारी सारी की सारी मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल टास्क को जो है परफॉर्म किया जाता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो इन द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं वो हमारी ये 4 टाइप्स आती हैं. फर्स्ट आती है इसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है. लेकिन बुक के हिसाब से ये दो जो हैं अभी मेरी सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे. बस वैसे हमें पता होना चाहिए कि वो 4 टाइप्स की होती है, फंक्शनल, डिविजनल, लाइन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. सो in another slide we have discussed about these two slides, these 2 points, functional organization and divisional organization. So let's start. फर्स्ट आता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है. It refers to the division of the whole enterprise according to the major activities to be performed by it. इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी एक एंटरप्राइज, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मेजर एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जा रही हैं उसको डिवाइड कर देना. होल एंटरप्राइज में जो भी वर्क हो रहा है मेजर एक्टिविटीज़ को उनको डिवाइड करना, उसको बोला गया इन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. देखो डिवीज़न करना होल एंटरप्राइज का, पूरी एंटरप्राइज का, किसके अकॉर्डिंग, जो उसमें मेजर एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हम अपने वर्क को जो है डिवाइड कर देंगे अपनी होल एंटरप्राइज को. तो इन्होंने इसमें
और क्या बोला है कि ये जो है ना सिंपलेस्ट और मोस्ट जो है प्रिविलेंट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। इसके अंदर क्या होता है, ऑल जो फंक्शंस हैं वो सिमिलर नेचर के होते हैं, जिनको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट यूनिट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल जो फंक्शन है हमारा मैन्युफैक्चर कंसर्न करने का, उसको हमने डिवाइड कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंड पर्सनल डिपार्टमेंट में। अगेन जो सब डिपार्टमेंट्स हैं उनको एस्टैब्लिश कर दिया हमने ईच डिपार्टमेंट से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके 3 सब डिपार्टमेंट्स हैं, सेल के और एडवर्टाइजमेंट के और मार्केट रिसर्च को, जिसको उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। जो मैनेजर होगा सब डिपार्टमेंट्स का वो आंसरेबल होगा उन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो आंसरेबल होगा हमारा जनरल मैनेजर के। हमने पहले पढ़ा था कि जो शेयर होल्डर्स कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो हमारे रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो हमारे रियल ऑनर्स होते हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। उन्हीं में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है हमारा जनरल मैनेजर बनता है, और जनरल मैनेजर जो है वो ये सारे डिपार्टमेंट्स को संभालता है। इन सब डिपार्टमेंट्स का जो है एक एक हेड होता है। ये जो हेड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जनरल मैनेजर को जवाब देने का। जनरल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सारे शेयर होल्डर्स तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे, जिससे होल एंटरप्राइज का जो वर्क है, जो उसमें मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर इसमें जो है इसके बेनिफिट्स आते हैं। सो इसमें फर्स्ट बेनिफिट आता है कि वो स्पेशलाइजेशन के लिए किया जाता है, कि जो होल कंपनी है उसको हमने डिवाइड कर दिया मैनी डिपार्टमेंट्स में, किस बेसिस पे उनकी मेजर एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म की जा रही है। तो ईच डिपार्टमेंट का जो हेड है बायन वो एक्सपर्ट मैनेजर होता है, जिसका रिजल्ट जो है वो मोर और बेटर वर्क में आता है, जिसको हम एकम्प्लिश कर लेते हैं एक लेस टाइम में। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो हमें अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टैब्लिश, कि ऑल द पर्सन्स जो हैं जब वो वर्क करेंगे एक डिपार्टमेंट में रह के, और वो स्पेशलिस्ट होंगे उस रिस्पेक्टिव जॉब के लिए, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो डिपार्टमेंट्स में वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। फिर आते जो मैनेजरियल की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज जो परफॉर्मेंस है सेम वर्क करने की अगेन एंड अगेन जो है उस काम को किया जा रहा है, तो उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिसका जो रिज़ल्ट है वो हमारी प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ कर देगा। और इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है उसको इग्नोर कर दिया जाता है इसमें। कैसे कि ईच डिपार्टमेंटल का जो हेड है वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू स्वीट विल के, कि वो प्यार से अपनी मर्ज़ी से काम करवाता है, स्वीट विल। तो दे विल गिव मोर इम्पोर्टेंस, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एक डिपार्टमेंटल के ऑब्जेक्टिव को। हेंस जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो सफ़र करता है उसकी वजह से। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको इसमें जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इग्नोर किया जाता है। फिर आता है इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि ईच डिपार्टमेंट का हेड जो है वो चाहता है फंक्शनल एम्पायर बने, फंक्शनल एम्पायर बने, और वो सेटिस्फाई करे अपनी ईगो को। एवरीवन वन डिमांड मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ देयर डिमांड, कि टू सेटिस्फाई देयर ईगो, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एवरीवन की जो डिमांड है रिसोर्सेज को लेके वो ज़्यादा होती है उनके डिपार्टमेंट्स की। तो ये सिचुएशन जो है वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देती है अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड में भी, जिससे जो है हमारे इंटरेस्ट में जो है वो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। फिर इसमें एक और लिमिटेशन आती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो है कि हर्डल्स भी होते हैं हमारे कंप्लीट डेवलपमेंट में। तो ये सिस्टम जो है वो हर्डल बन जाता है हमारा कंप्लीट करने में डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ की। तो ईच एम्प्लॉय जो है वो स्पेशलाइज होता है ओनली एक स्मॉल पार्ट के लिए और पूरी होल जॉब के लिए। तो इसलिए जो कंप्लीट डेवलपमेंट है उसके अंदर भी जो है इसमें हर्डल्स हमारे आते हैं। तो ये था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है
इट रेफर्स टू द डिवीज़न ऑफ द होल एंटरप्राइज, डिवीज़न करना होल एंटरप्राइज का अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, कि उसमें सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे जो होल एंटरप्राइज का जो है हमें डिवीज़न करना है। फंक्शनल में हम किसके मेजर पार्ट में कर रहे थे कि जो उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, और इसमें क्या मेजर प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके बेसिस पे जो है हमारी होल एंटरप्राइज को डिवाइड कर देना। इफ़ अगर बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो मैनी टाइप्स के गुड्स को जो है मैन्युफैक्चर्ड कर रही है, तो उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो डन की जाती है किसके बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर, ना कि फंक्शंस के बेसिस पर। इफ़ इट इज़ नॉट सो, अगर वो नहीं हो रहा तो उसमें जो है कांस्टेंट फियर रहता है कि जो प्रोडक्शन है सेम प्रोडक्ट की या फिर जो उसकी मार्केटिंग है वो कंज्यूम करेंगी ज़्यादा टाइम, वाइल सम अदर प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी वजह से जो है वो लिटल अटेंशन ही ले पाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली जो है सेम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोल्ड होंगे ग्रेटर नंबर्स में, वाइल जो अदर हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाएगा छोटी छोटी मार्केट्स में। तो अवॉइड करने के लिए इन सिचुएशन को जो होल एंटरप्राइज है उसको डिवाइड किया जाता है किसके बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर, और वेरियस जो डिविजन्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाता है। सो इसमें क्या है, जस्ट 1 मिनट देखिए, इसमें क्या है, पहले जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारे रियल ओनर्स होते हैं, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, फिर जनरल मैनेजर आएगा। जनरल मैनेजर जो है इसमें 2 टाइप्स से कर दिया इन्होंने, मेटल प्रोडक्ट का डिवीज़न अलग कर दिया और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है उनका डिवीज़न अलग कर दिया। जो मेटल के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल, ये सारा किसके हाथ में आ जाएगा, जस्ट हाँ देखो, ये सारा किसके हाथ में आ जाएगा, हमारा मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न के। जो प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न है उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल, इस तरह से जो है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर के बेसिस पर जो है हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिससे जो होल एंटरप्राइज का जो वर्क है वो इजीली हो जाता है। सो इसमें जो इसके एडवांटेजेस आते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के, फर्स्ट आता है इसमें डेवलपमेंट करना डिविजनल हेड्स का। जो हेड है ईच डिवीज़न का, वो देखता है आफ्टर ऑल दी फंक्शंस जो हैं वो कनेक्ट हो भी रहे हैं उस प्रोडक्ट से, कि कौन से उसके फंक्शंस, परचेज, सेल, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस। तो ये जो है हमारी हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए कि हमारी वेरियस जो वैरिड स्किल्स हैं उनको डिविजनल हेड्स बना देता है। सेकेंड आता है कि जो डिविजनल रिजल्ट है उसको जो कैन बी असेस्ड किया जाता है, कि जो ऑल दी एक्टिविटीज़ हैं हमारी ईच डिवीज़न की उसको कैरिड आउट किया जाता है इंडिपेंडेंटली। हेंस जो हमारा डिविजनल रिजल्ट मतलब कि या तो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो इजीली जो है वो असेस हो जाता है। इसके बेसिस पर जो है हमारा अनप्रॉफिटेबल डिवीज़न जो है वो क्लोज हो जाता है। थर्ड इसका एडवांटेज आता है क्विक डिसीजन मेकिंग, कि एवरी डिवीज़न जो है वो इंडिपेंडेंटली खुद की जाती है इटसेल्फ। जो डिविजनल मेंबर होता है वो डिसीजन लेता है रिगार्डिंग कि जो डिवीज़न है वो इंडिपेंडेंटली हो, विदाउट किसी भी कंसल्टेंट के, किसी अदर डिविजनल मैनेजर के कंसल्टेंट से। तो जो डिसीज़न है वो क्विक और इफ़ेक्टिव लिया जाएगा। फोर्थ इसका जो एडवांटेज आता है वो आता है इजी एक्सपेंशन, कि जो एवरी प्रोडक्ट है वो एक सेपरेट डिवीज़न के लिए जो है वो ओपन किया जाता है। इफ़ अगर कंपनी जो है वो चाहती है कि वो इंट्रोड्यूस करे अपने न्यू प्रोडक्ट को, तो वो इंट्रोड्यूस कर सकती है इजीली विदाउट किसी भी डिस्टर्बेंस से अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग डिवीज़न के। तो एक्सपेंड जो है वो इजीली हो सकता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं हमारे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट आता है कि इसमें कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बिटवीन डिविजनल हेड्स के बीच में, कि जो एवरी डिविजनल हेड है वो चाहता है कि वो एस्टैब्लिश करे अपनी सुपरमेसी। तो वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो उसकी डिमांड्स होती हैं वो ज़्यादा होती है रिसोर्सेज से लेके। तो ये सिचुएशन जो है वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देती है वेरियस डिविजनल हेड्स में। सेकेंड इसमें लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज जो मर्जी कह लो, वो आता है डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, कि जो एंटायर सेट ऑफ फंक्शंस है जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, वो रिक्वायर्ड किए जाते हैं फॉर ऑल डिविजन्स के लिए। तो वो हमारे जो है राइज कर देते हैं हमारी डुप्लिसिटी ऑफ एफर्ट्स को एमंग डिविजन्स के बीच में।
तो हैंस जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज़ किया जा सकता है और जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो अननेसेसरीली जो है वो इंक्रीज हो सकती है। थर्ड आता है इसमें सेल्फिश एटीट्यूड कि एवरी डिवीज़न जो है वो ट्राई करता है कि वो डिस्प्ले करे बेटर परफॉर्मेंस को सम टाइम इवन एट अ कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स की कॉस्ट में। तो ये शो करते हैं हमारा सेल्फिश एटीट्यूड, कॉन्सिक्वेंटली ये हिट करता है हमारे इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न को एज अ होल। तो ये था हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर या फिर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा से हम देख लेंगे। हमने इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब पढ़ा कि वो फ्रेमवर्क जिसमें हमारी ऑल मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल टास्क को जो है परफॉर्म किया जा रहा है। फिर उसके जो है 4 टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, फंक्शनल, डिविजनल, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लास्ट के 2 हैं वो हमारे सिलेबस से जो है वो कट हो चुके हैं, सिर्फ ये 2 ही जो है हमारे सिलेबस में, इन्हीं को हमने जो है नेक्स्ट जो स्लाइड में जो है कवर किया है। फर्स्ट द फंक्शनल, जिसमें होल एंटरप्राइज को जो है वो डिवाइड किया जाता है किसके बेसिस पर, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ उसमें परफॉर्म की जा रही हैं उनके बेसिस पर। और जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होल एंटरप्राइज को डिवाइड किया किसके बेसिस पर, जो उसमें मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उनके बेसिस पर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।